हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग सही होंगे और पूरी तरीके से अपडेट होंगे। तो इस समय हमारा टॉपिक चल रहा है मूल विधि। मूल विधि के तहत आपको मालूम है कि हमने आईपीसी कंप्लीट करा दिया है। इंडियन पेनल कोड 1860 पूरा हो गया है। भारतीय महामारी अधिनियम 1897 पूरा हो गया है और आज की डेट में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 भी पूरा हो जाएगा। इसमें 6 अध्याय हैं, जिसमें पिछली 2 वीडियो में 4 अध्याय हम खत्म कर चुके हैं। अब अध्याय 5 और अध्याय 6 बच्चे हैं जो आज इस वीडियो में और आज की इस क्लास में खत्म हो जाएंगे। और चैनल में पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे हमारा अनुरोध है कि फटाफट तुरंत की तुरंत इसको सब्सक्राइब मार दें, ताकि बाकी की वीडियो जो प्लेलिस्ट में है उनको बड़ी आसानी से उनके सामने प्रकट हो जाए। और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन और दबा लें, जानकारी समय पर बहुत जल्दी मिल जाए। ठीक है, आगे शुरू करते हैं हम। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के 4 चैप्टर पूरे हो गए थे। अब चैप्टर 5 अध्याय 5 देखिए क्या कहता है। अध्याय 5 शक्तियां, कृत्य, कृत्य, अपील तथा शास्तियां। देखिए आयोग की शक्तियां, यानी अध्याय 5 में सूचना आयोग की शक्तियां क्या क्या है, कहां पर इसकी कितनी लिमिटेशन है, कितनी क्या क्या शक्तियां हैं वो दिया गया है। सूचना आयोग के कार्य क्या क्या है इसी धारा में दिया हुआ, इसी अध्याय में दिया हुआ है। अपील करने का सिस्टम, अपील करने का तरीका दिया हुआ है, कहां पर किस तरीके से प्रथम अपील, द्वितीय अपील, तृतीय अपील कर सकते हैं। और शास्तियां का मतलब होता है पेनाल्टीज, यानी कि किस तरीके से किस पे पेनाल्टी लग सकती है, कौन सी कार्यवाही हो सकती है सूचना समय पर न प्राप्त करने पर। तो ये अध्याय 5 के तहत है। तो आपको ध्यान हो कि पिछली बार हम धारा 17 तक कंप्लीट कर चुके थे, है ना। तो अब आइए धारा 18, 19, 20 3 धाराएं हैं धारा अध्याय। तो धारा 18 क्या कहता है, देखिए धारा 18 कहता है सूचना आयोग के कृत्य तथा शक्तियां। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट सिर्फ इतना है कि आपको यह मालूम होना चाहिए कि सूचना आयोग की शक्तियां और कृत्य, यानी सूचना आयोग के कार्य और शक्तियां कौन से धारा में दी गई है, तो अध्याय 5 के धारा 18 में दी गई है। इतना ही जानना पर्याप्त है। उसके बाद में बात आती है धारा 19 की। धारा 19 इसको लिख सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट। धारा 19 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। धारा 19 में दिया हुआ है अपील कैसे करते हैं। मान लीजिए आपने किसी कार्यालय में कोई सूचना प्राप्त करने के लिए एप्लीकेशन दी, आपको सूचना समय से प्राप्त नहीं हुई। अगर समय से सूचना प्राप्त नहीं हुई है तो आप 3 तरीके से अपील कर सकते हैं, फर्स्ट अपील, द्वितीय अपील और तृतीय अपील। तो पहली अपील जो है आप 30 दिन के अंदर कर सकते हैं। पहली अपील यानी कि जिस अधिकारी ने आपको सूचना नहीं प्रोवाइड कराई उसके खिलाफ आप 30 दिन के अंदर, समय से सूचना प्रोवाइड न कराने के बाद आप 30 दिन के अंदर उसके खिलाफ अपील कर सकते हैं। बाय द वे आप 30 दिन के अंदर अपील नहीं कर पाते हैं तो कुछ कारण, यानी कि ठोस कारण बताकर 15 दिन तक का अगर डिले भी हो जाते हैं तो उसमें 50 रुपए का अतिरिक्त शुल्क लगाकर, यानी 15 दिन प्लस 50 रुपए का अतिरिक्त शुल्क लगाकर ठोस कारण बताकर 45 दिन के बाद भी आप संबंधित अधिकारी के खिलाफ अपील कर सकते हैं। ठीक है, अगर इस अपील पे भी आपकी सुनवाई नहीं होती है तो दूसरी अपील आप 90 दिन के अंदर संबंधित अधिकारी से और उच्च अधिकारी के पास जाकर, यानी कि सीधा सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग या केंद्रीय सूचना आयोग के पास जाकर आप अपील कर सकते हैं। कितने दिन के अंदर? 90 दिन के अंदर अपील कर सकते हैं। अगर बाय द वे किसी कारणवश आप 90 दिन के अंदर भी अपील नहीं कर पाए तो ठोस कारण यानी लीगल कारण बताकर प्लस 100 रुपए का शुल्क देकर अनलिमिटेड टाइम है, कोई समय निर्धारित नहीं है, किसी भी समय जो है इस अपील को आप कर सकते हैं। अगर ये भी अपील आपकी स्वीकार नहीं की जाती है, इस अपील पे भी आपका अगर कुछ नहीं होता है तो फिर उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट तो आपके लिए बनाई है तीसरी अपील के लिए। इस तरीके से धारा 19 में अपील करने का सिद्धांत दिया। तो इस तरीके से 90 दिन के बाद भी या 90 दिन के बाद 100 रुपए का अतिरिक्त शुल्क लगाकर आप ठोस कारण बताकर 90 दिन के बाद भी अपील कर सकते हैं। और अगर यहाँ पर भी आपकी अपील की सुनवाई नहीं होती है, यानी कि राज्य सूचना आयोग या केंद्र सूचना आयोग में भी अपील की सुनवाई नहीं होती है, तो फिर आप तीसरी अपील के तहत डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं इनके विरोध में। ठीक है, तो ये हुई आपकी धारा 19 के तहत अपील की प्रक्रिया। उसके बाद में तीसरी धारा है इसकी धारा 20। धारा 20 क्या कहती है? धारा 20 में है शास्ति का मतलब होता है दंड, पेनाल्टी। धारा 20 का मतलब शास्ति का मतलब होता है दंड, पेनाल्टी। अर्थात निर्धारित समय के अंदर आपने जहां पर भी किसी सूचना अधिकारी से सूचना मांगी है और वो अधिकारी आपको निर्धारित समय के अंदर सूचना नहीं देता है
या वो जानबूझकर सूचना नहीं देता है, आपके एप्लीकेशन को रद्द कर देता है, या किसी भी तरह की कोई बात होती है, आपको निर्धारित समय में सूचना नहीं मिलती है, सूचना ना देने का कारण भी नहीं बताता है वो, तो उसको प्रतिदिन के हिसाब से, प्रतिदिन 250 रुपए के हिसाब से 100 दिन तक का जुर्माना उस पर लगाया जा सकता है, अर्थात 25,000 रुपया मैक्सिमम जुर्माना उस पर लगाया जा सकता है। उसके बावजूद भी अगर आपकी अपील की सुनवाई नहीं हो रही है, जुर्माना लगाने के बावजूद भी, तो संबंधित अधिकारी जो है उसके ऊपर के संबंधित अधिकारी उसके ऊपर अपने आप कोई ना कोई केस करेंगे, ठीक है ना। अनुशासनात्मक कार्यवाही उनके ऊपर, अपने आप उन अधिकारियों के ऊपर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, ठीक है। इस तरीके से आपका अध्याय 5 खत्म हो गया। ये अध्याय 5 खत्म हो गया। उसके बाद में बात करते हैं अध्याय 6 की। अध्याय 6 में आपकी 11 धाराएं हैं। 20 के बाद में 11 धाराएं अध्याय 6 में है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आप लोगों के सामने बताने जा रहा हूं। धारा 11 में दिया हुआ है सद्भाव। उसके बाद में आता है धारा 21, इसके तहत आती है धारा 21। धारा 21 में क्या दिया है? सद्भावना पूर्वक की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण। इसमें दिया गया, धारा 21 में दिया गया सद्भावना पूर्वक की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण। इसका मतलब ये हुआ कि यदि विधि पूर्वक कार्यवाही इस अधिनियम के नियम के विरुद्ध की जाती है तो वो किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध नहीं मानी जाएगी, अधिनियम के विरुद्ध ही मानी जाएगी। फिर आती है धारा 21, धारा 22। धारा 22 क्या कहता है? देखिए 22 में है अधिनियम का अध्यारोपी प्रभाव, ठीक है ना। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसके बाद में बात करते हैं धारा 23 की। धारा 23 में क्या है? अधिनियम का अध्यारोपी प्रभाव के अंतर्गत आपको मैं बता दूं, अधिनियम का अध्यारोपी प्रभाव का मतलब ये होता है जो कि शासकीय गोपनीयता अधिनियम 1823 जो बना था उसमें इस अधिनियम को अध्यारोपित करते हुए प्रभाव पड़ेगा, ठीक है ना। ये दिया हुआ है। उसके बाद में धारा 23 कहता है, धारा 23 है आपके न्यायालय की अधिकारिता का वर्जन। न्यायालय की अधिकारिता का वर्जन। न्यायालय की अधिकारिता का वर्जन। न्यायालय की अधिकारिता का वर्जन का मतलब होता है निषेध। अर्थात इस अधिनियम के तहत यदि किसी सूचना अधिकारी के ऊपर कोई दंडात्मक प्रक्रिया होती है, उस पर पेनाल्टी लगाई जाती है या उस पर कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई होती है, तो उसके विरुद्ध में बहुत ही शानदार अधिनियम है ये, ध्यान रखिएगा। क्योंकि अगर कोई भी चीज भारतीय न्यायालय में चली गई, इंडियन कोर्ट में पहुंच गई, तो वो तो फिर मान लीजिए 9 दिन चले हाई कोर्ट वाली कंडीशन है, जिंदगी भर करते रहो और अपनी जॉब करते रहो, इसके ले आओ। तो यहाँ पर सीधा कहा गया है कि संबंधित अधिकारी जिसके ऊपर पेनाल्टी लगाई गई, शास्ति लगाई गई है जिसके ऊपर, वो किसी भी न्यायालय में शरण नहीं ले सकता, यानी कि प्रत्येक न्यायालय में जाने के लिए वर्जित किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट धारा है। आपको बड़ा आश्चर्य हो रहा होगा, बेअसरदार प्रधानमंत्री यानी बेअसरदार सरकार में असरदार कानून अगर कोई बना है तो यही बना है, ठीक है ना। उसके बाद में आती है धारा 24। धारा 24 कह रहा है यह अधिनियम कतिपय संगठनों पर लागू नहीं होगा। यानी धारा 24 से कह रहा है कि कुछ ऐसे संगठन हैं हमारे देश में जो कि सीक्रेट रहते हैं, जैसे आपका डिफेंस हो गया। मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ लिखे देता हूं, जैसे मान लीजिए आपके वो संगठन है आपके, इसके तहत आयुध कारखाने हो गए, आयुध कारखाने। अब आयुध कारखाने से आप आरटीआई के माध्यम से मांगे कि फला आयुध कारखाने में कितने एमएम की वो जो है बंदूकें बन रही है, रिवॉल्वर बन रही है, 303 के कार्रवाई अभी तक चल रही है कि नहीं चल रही है, AK-47 कितनी बनाकर तैयार कर दी गई है, तो कोई भी आपको जानकारी नहीं देगा। देश के पास कितने आधार मीट्रिक टन जो है गोला बारूद आज की डेट में रखा हुआ है, ये कोई जानकारी आपको नहीं मिलेगी। आयुध कारखाने से जानकारी नहीं ले सकते, है ना। रिसर्च एंड एनालिसिस भी, यानी कि ये जो ये हमारी सीक्रेट एजेंसियां हैं, ठीक है ना, CBI, CID, है ना, और इसके अलावा डिफेंस, यानी इस तरह की जो क्या कहते हैं अधिनियम, ये जो संगठन इस तरह के हैं, इन संगठनों पर ये अधिनियम लागू नहीं होता। अर्थात अधिनियम कतिपय संगठनों पर लागू नहीं होता। कौन से? आयुध कारखाना, CBI, CID, डिफेंस, इससे संबंधित जो भी संगठन है, इस तरह के सीक्रेट संगठन है, उन पर यह अधिनियम लागू नहीं होगा। धारा 25 देखिए क्या कहती है। धारा 25 रिपोर्ट करना। धारा 25 के अंतर्गत वर्ष के अंत में प्रत्येक कार्यालय
प्रत्येक कार्यालय जो है अपनी एक रिपोर्ट बना के तैयार करेगा, अपनी मॉनिटरिंग की रिपोर्ट तैयार करेगा, किस तरीके से उसने मॉनिटरिंग की है और किस तरीके से वहां पर कार्यप्रणाली की है, उसकी एक रिपोर्ट तैयार करेगा और वो रिपोर्ट की एक कॉपी उसको सरकार को भी, राज्य सूचना आयोग तो राज्य सरकार को और केंद्रीय सूचना आयोग तो केंद्र सरकार को भेजनी पड़ेगी। ठीक है ना। धारा 26 क्या कहती है, देखिए धारा 26 में है समुचित सरकार द्वारा कार्यक्रम तैयार करना। धारा 26 में क्या है कि जो सरकार है, समुचित सरकार, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, वो आरटीआई कानून को लेकर उसके प्रचार प्रसार, उसकी जानकारी, उसके अवेयरनेस से संबंधित कार्यक्रम, उसके सेमिनार वगैरह गठित करना, आयोजन करना, इस तरह के कार्यक्रम जो है धारा 26 के तहत किए जाएंगे। ठीक है। उसके बाद में धारा 27 की बात करते हैं हम। धारा 27 में क्या है, देखिए ऊपर लिख देते हैं, धारा 27 के लिए हम जगह निकालते हैं। उसके बाद में बात करते हैं धारा 27 की। इसमें क्या है, नियम बनाने की समुचित सरकार की शक्ति, यानी कि सरकार के पास इस धारा के तहत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में नियम कानून बनाने की शक्ति है। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी होगी, जो नया नियम कानून बनाएंगे वो पुराने नियम कानून से सुपीरियर होना चाहिए, इंफीरियर नहीं होना चाहिए और पब्लिक के लिए लाभप्रद होना चाहिए। और एक कंडीशन है कि जैसे ही लोकसभा राज्यसभा का सत्र शुरू होता है तो सबसे पहले ये नियम कानून उनको लोकसभा या राज्यसभा दोनों सदनों में पेश करना होगा। अगर दोनों सदनों में ये पास हो जाता है तो ये नियम लागू माना जाएगा। उसके बाद में है धारा 28। धारा 28 में देखते हैं क्या है। धारा 28 में यही है, नियम बनाने की यहाँ पर सक्षम प्राधिकारी की शक्ति, यानी यहाँ पर नियम बनाने की समुचित सरकार की शक्ति थी और यहाँ पर धारा 28 में नियम बनाने की सक्षम प्राधिकारी की शक्ति है। ये भी सक्षम प्राधिकारी भी इससे संबंधित कोई नियम इंप्रूव कर सकता है, बना सकता है, जैसे कि शुल्क वगैरह लेना है ना, और उसके अलावा क्या कहते हैं पेनाल्टी लगाना, अध्यारोपित करना। लेकिन इसको भी सत्र खुलते ही, सत्र चालू होते ही वहां पर क्या कहते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा के सामने पेश करना अनिवार्य है। फिर धारा 29 क्या कहती है, देखिए धारा 29 नियमों का रखा जाना। जो मैंने अभी अभी आपको बताया था कि चाहे धारा 28 के तहत बने कोई नियम या चाहे धारा 27 के तहत कोई नियम बने, इन दोनों धाराओं के तहत जो भी नियम बनता है, धारा 29 के तहत जल्द से जल्द जैसे ही सत्र चालू होता है राज्यसभा और लोकसभा में इसको रखा जाना अनिवार्य है और वहां पर दोनों सदनों में ये बहुमत के साथ पास होना अनिवार्य है। अदरवाइज ये नियम कैंसिल माना जाएगा। ठीक है ना। धारा 30 क्या कहती है, देखिए धारा 30 में कठिनाइयों को दूर किए जाने की शक्ति, यानी कि इस अधिनियम के तहत जो भी सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 में जो भी इसको लागू करने में या प्रॉपर तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करने में कोई कठिनाई होती है तो संबंधित प्राधिकारी जो है उन कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति रखता है और हल्का फुल्का उसमें अमेंडमेंट कर सकता है। अमेंडमेंट करने के बाद में राजपत्र यानी केंद्र का अगर है तो केंद्रीय राजपत्र में जो है इसको जो है प्रसारित करवाना जरूरी है और राज्य सरकार का है तो राज्य सरकार के राजपत्र में इसको प्रसारित करना जरूरी है। ठीक है ना। उसके बाद में आता है अंतिम धारा 31। धारा 31 मोस्ट इंपोर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। ये है निरसन से संबंधित, निरसन से संबंधित है। निरसन क्या किया, किसको निरसित करता है, ये देखिए सूचना स्वातंत्र अधिनियम 2002 2003 का 5 इसके द्वारा निरसित किया जाएगा, माना जाएगा। देखिए इसको थोड़ा समझ लीजिए। जहां तक मैं समझता हूँ कि शायद ही किसी ने इस धारा 31 को बताया होगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। निरसन का मतलब यह है सूचना स्वातंत्र अधिनियम 2002 जो हमारा पहले से बना हुआ है और 2003 का 5वां सेक्शन, इस सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 जो है इसको रिप्लेस करेगा, यानी कि इसके द्वारा, यानी सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के द्वारा सूचना स्वातंत्र अधिनियम 2002 2003 का सेक्शन 5, ये दोनों के दोनों जो है इस अधिनियम के द्वारा निरसित माने जाएंगे। ठीक है। इस तरीके से आपका मूल विधि के तहत तीसरा चैप्टर सूचना का अधिकार राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट भी आज समाप्त होता है। अगला आपका जो चैप्टर आने वाला है वो है रासुका, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एसआई, चाहे किसी भी राज्य के एसआई के लिए तैयारी करने वाले छात्र हो या वैदिक छात्र हो जो तैयारी कर रहे हो, उनके लिए रासुका भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगले चैप्टर में, अगली क्लास में हम रासुका से संबंधित पढ़ाई करेंगे और ये चैप्टर जेई के खत्म होता है।
आज की क्लास यही समाप्त होती है। और जो भी YouTube चैनल पर इसको देख रहे हैं उनसे फिर एक गहरी अपील है कि दाब के सब्सक्राइब मारिए और दाब के शेयर करिए, अधिक से अधिक लोगों में शेयर कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को बताइए ताकि अधिक से अधिक लोग इससे लाभान्वित हो। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए, हम उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। और हाँ, अगर इसकी मूल प्रतिलिपि आप चाहते हैं, सर्टिफाइड प्रतिलिपि चाहते हैं फोटो वो पीडीएफ के फॉर्म में, तो आप कमेंट बॉक्स में मांग सकते हैं, मैं आप लोगों को इसकी पीडीएफ कॉपी भी प्रोवाइड करा दूंगा। पूरा वीडियो देखने के लिए और पूरी क्लास अटेंड करने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।